Assalamu alaikum guys, hope so you're well. So today we are going to discuss about the Romantic era. In the previous video we discussed in detail the Enlightenment era. So today we are going to discuss about the Romantic period, right? So here is the table of content that we are going to discuss today. The first of all we will discuss its introduction, then notable works, then characteristics, literary innovations, impact on society, and at the end comparative analysis. So let's begin with the introduction. The Romantic period, 18th to 19th century. The Romantic period was a literary and artistic movement that emerged in Europe during the late 18th to 19th century. ये जो रोमांटिक पीरियड था ना, ये एक लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट थी जो कि इमर्ज हुई यूरोप में 18th और अर्ली 18th में और 19th सेंचुरी में। तो इसके जो की फीचर्स जो थे ना रोमांटिक पीरियड में, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिज्म। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इनलाइटमेंट एरा में ना जो मेजर हमारा एम्फेसिस था वो रीजन पे था, साइंस पे था। लोगों को जो बिलीव था वो साइंस और रीजनिंग में था, ठीक है, और इंडिविजुअलिटी पे फोकस उनका नहीं था। तो जबकि जब रोमांटिक पीरियड आया ना, उनका जो मेजर एम्फेसिस आया वो इंडिविजुअलिज्म पे आया। रोमांटिक थिंकर्स ने जो इंडिविजुअल और स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो होते हैं ना, उन पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। एक्सप्रेशंस और उनके इनर सेल्फ के जो इमेजिनेशंस हैं, जो थॉट्स हैं, हर पर्सन की जो ओपिनियंस हैं, राइट, तो उनको वैल्यू देना स्टार्ट कर दिया। था हमारे पास एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिज्म। इसके बाद ना हमारे पास आता है इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। अच्छा, इसमें जो थे ना रोमांटिक्स, उन्होंने बिलीव किया कि जो इमेजिनेशन होती है ना, ये हमारे पास एक एज अ व्हीकल के तौर पे वर्क करती है, राइट, आर्टिस्टिक के लिए। अच्छा, इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन वो थे कि ऐसे थॉट्स और आइडियाज़ को कन्वे करवाना एक क्लियर और थॉटफुल मैनर में। मीन्स है कि हमने इसमें रिजोनिंग वगैरह नहीं करनी, जबकि थॉट्स फुल एक्सप्रेशंस के थ्रू चीज़ों को कन्वे करवाना। इसमें स्पीकिंग आ जाती है हमारे पास और राइटिंग वगैरह आ जाती है, राइट। तो इसमें इमेजिनेशन और क्रिएटिव में क्या था कि दे सॉट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द कंस्ट्रेंट्स ऑफ रीजन एंड ट्रेडिशन। वही बात है कि जैसे कि इनलाइटमेंट एरा में हमारे पास जो मेजर फोकस था वो ऑब्वियसली बात है रीजन पे था और ट्रेडिशन पे था, राइट। तो जब रोमांटिक पीरियड आया ना, उन्होंने इसमें ब्रेक थ्रू दिलवाया लोगों को। रीजन और ट्रेडिशन को फोकस करने के बजाय उन्होंने एक्सप्लोर किया किन चीज़ों को, हमारे पास क्रिएटिविटी को और इंडिविजुअल विजन को, इंडिविजुअल थॉट्स को और हर पर्सन की इमेजिनेशंस को एक्सप्लोर करवाया, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी में, राइट। तो उसके बाद हमारे पास आता है जी कनेक्शन विद नेचर। नेचर प्लेड अ सेंट्रल रोल इन रोमांटिक आर्ट एंड लिटरेचर। रोमांटिक आर्ट में नेचर ने भी एक सेंट्रल रोल प्ले किया। रोमांटिक्स बिलीव दैट नेचर वाज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रूथ। और रोमांटिक्स का ये बिलीव था कि नेचर जो है एज एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, स्पिरिचुअलिटी और ट्रूथ के लिए नेचर को उन्होंने यूज किया, राइट। दे ऑफन डिपिक्टेड लैंडस्केप्स, नेचुरल सीन्स एंड द सब्लाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नीड टू नो अबाउट व्हाट इज लैंडस्केप। तो लैंडस्केप क्या था कि एक ऐसी विजिबल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स एरिया ऑफ लैंड का जिसमें ना हमारे पास क्या था कि फिजिकल एलिमेंट्स है। फिजिकल एलिमेंट्स अब हमारे पास कौन से हो सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या है, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, रिवर्स हैं, फॉरेस्ट हैं और अदर जो नेचुरल एलिमेंट्स है वो हमारे पास लैंडस्केप्स में आते हैं, राइट। तो इसी तरह से नेचुरल सीन्स में हमारे पास नेचुरल फिनोमिनाज हैं। ये एक सूरज मीन्स जो तुलू होता है, स्टार्स हैं, मून है नाइट को, तो ये हमारे पास सारे नेचुरल फिनोमिनाज हैं, राइट। और इसके बाद आता है हमारे पास सब्लाइम। अच्छा, सब्लाइम क्या है हमारे पास? सब्लाइम मीन्स कहते हैं कि ऐसी चीज को, ऐसी अमेजिंगली बिग चीज को या पावरफुल चीज को देखना जिसके जरिए से हम टोटली अमेज रह जाएं और ओवरवेल्म्ड हो जाएं, सोचने में मजबूर हो जाएं कि आया कि ये हुआ तो हुआ क्या है, ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हम रोड पे जा रहे हैं और लाइटनिंग स्टॉर्म होता है, तो हमने अपनी आई से विटनेस्ड हैं हम लाइट स्टॉर्मिंग के। तो अचानक से जब ये लाइटनिंग होगी, ठीक है, बिजली, आसमानी बिजली गिरेगी, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे आसान खता हो जाएंगे, तो इससे हम टोटली अमेज्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से ये है हमारे पास कंसेप्ट सब्लाइम का। अब एस्थेटिक्स के और फिलोसफी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम सब्लाइम को देखना हो सकता है कि अगर हम एक ऐसी चीज़ को देख रहे हैं जिसके ज़रिए से हमारे एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस और एक्सपीरियंसेस या हमारी इनर फीलिंग्स को जो है इवोक हो जाए, तो ये हमारे पास एक एज अ सब्लाइम होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव नोटेबल वर्क्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लिरिकल बैलेट्स। ये विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कोलरिज ने दिया था, ठीक है, इनका कोलैबोरेटिव वर्क था। और लिरिकल बैलेट क्या होता है कि ऐसी टाइप ऑफ पोइम होती है जिसमें लिरिक्स होते हैं, ठीक है, कंबाइंस होते हैं और ये इमोशनल एक्सप्रेशंस को एक नैरेटिव स्ट्रक्चर के थ्रू, एक बैलेट की नैरेटिव स्ट्रक्चर के थ्रू इमोशनल एक्सप्रेशंस को हम एक्सप्लेन करने के लिए लिरिकल बैलेट को यूज करते हैं। अच्छा, लिरिकल बैलेट का जो मेन आइडिया होता है ना, वो क्या होता है कि ब्यूटी और इमोशनल पावर ऑफ नेचर को सेलिब्रेट करना, राइट, उनको बयान करना, एक्सप्लेन करना। इसमें जो है ना हमारे पास इंपॉर्टेंस वो इमेजिनेशन को दी जाती है और इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस पे, इंडिविजुअल थॉट्स पे फोकस किया जाता है, ठीक है। अच्छा, की थीम जो थी ना इसमें हीलिंग इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर एंड द रोल ऑफ इमेजिनेशन इन क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी में हमारे पास इमेजिनेशन का क्या रोल है
ये थीम्स इसमें एंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ सुपरनैचुरल एंड सब्लाइम एलिमेंट्स इन स्टोरी टेलिंग। अच्छा, अब सुपरनैचुरल क्या है हमारे पास? सुपरनैचुरल एलिमेंट्स ऐसे एस्पेक्ट्स या फिनोमिना कह लें जो कि हम नेचुरल लॉज या प्रिंसिपल्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, साइंस में जितनी भी चीजें पॉसिबल है ना, ये लॉज जो है वो उसके बियॉन्ड चलते हैं, उससे हट के चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें कि गोस्ट हो गए, मैजिक हो गए, मिथिकल क्रिएचर्स, तो साइंस इन चीजों को नहीं मानती। ठीक है, तो लेकिन ये एलिमेंट्स होते हैं, तो ये होते हैं हमारे पास सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। मीन टू से कि ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एस्पेक्ट्स जिस पे साइंस टोटली बिलीव ना करे और ये बियॉन्ड द साइंस चले, तो ये हमारे पास होते हैं सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वुथरिंग हाइट्स। वुथरिंग हाइट्स भी एक नॉवल है एमिली ब्रॉन्ट का। इट्स आल्सो द नेम ऑफ ग्लूमी ओल्ड हाउस इन द स्टोरी। इसमें मेन आइडिया जो है ना, वो कैरेक्टर्स के दरमियान जो डिस्ट्रक्टिव लव और इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस को बयान किया गया, राइट। स्पेशली किसके दरमियान? हेथक्लिफ और कैथरीन के दरमियान। जो स्टोरी की जो थीम्स है ना, वो पावरफुल इमोशंस हैं, रिवेंज हैं और द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लव है दैट गोज बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट्स। उसी तरह से लव को एक्सप्लेन किया गया जो कि नॉर्मल लिमिट से हट के चलता है। ऑल सेट इन अ मिस्टीरियस एंड आइसोलेटेड सेटिंग ऑन द यॉर्कशायर मूव्स। तो इसकी जो सेटिंग होती है वो यॉर्कशायर मूव्स में होती है। एनी हाउ, इसके बारे में इतना ही काफी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है विलियम ब्लेक। इसमें क्या थी जी? सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड द एंड ऑफ एक्सपीरियंस, ये पोइट्री थी। अ पॉइजन ट्री, ये भी इसका एक लिटरेरी वर्क है, काफी इंटरेस्टिंग था ये पॉइजन ट्री वाला ना। उसके बाद जॉन कीट्स है। जॉन कीट्स में जो है ओ टू नाइटगेल है, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न है, टू ऑटम है। ओड ऑन ग्रेशियन अर्न में जैसे एक सुराही नुमा होती है और उसमें वो उसने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन अपना दिया होता है। ठीक है, तो ये था जॉन कीट्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक एरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एम्फेसिस ऑन इमेजिनेशन एंड इमोशन। तो इसकी जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थी ना, वो हमारे पास जो एम्फेसिस था वो इमेजिनेशन और इमोशन पे था, राइट। रोमांटिक जो राइटर्स थे ना, उन्होंने इमेजिनेशन और इंटेंस इमोशंस, क्योंकि जो इमोशंस की जो इंटेंसिटी थी ना, जो स्ट्रीम थी, ठीक है, उस पे उनको वैल्यू किया और रीजन की बजाय जो है उन्होंने इंट्यूशन को प्योरिटाइज किया, तरजीह दी। अच्छा, इंट्यूशन क्या है हमारे पास? ये यूं कह लें कि ये एक छठी हिस्स होती है इंसान की, ठीक है, और इनर फीलिंग्स कह लें तो इंसान के अंदर जो इनर फीलिंग्स है ना, जिसके जरिए से वो दूसरी चीजों को अंडरस्टैंड करता है या पास्ट एक्सपीरियंसेस वगैरह या नॉलेज को या इमोशंस को प्रोवोक करता है ना, जो ये हमारे पास इंट्यूशन में आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से मिसाल ले लें कि एक मीटिंग में है ना, ठीक है, तो एक ऐसे स्ट्रेंज पर्सन को देखें, या तो हम फौरी उस पर बिलीव कर लेंगे, ठीक है, और या फिर इस तरह से होता है कि विदाउट क्लियर रीजन के बजाय हमें उस पर एतबार ही नहीं आता। मीन्स है कि हमारे पास जो हमारी इनर जो फीलिंग्स है ना, वो छठी हिस्से कह लें इसको, वो होती है इंट्यूशन। ठीक है, तो दे बिलीव दैट एक्सप्लोरिंग डीप फीलिंग्स एंड अनलीशिंग क्रिएटिविटी वर एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो इसमें भी ह्यूमन के जो इनर एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, उनकी फीलिंग्स हैं और उसकी क्रिएटिविटी को प्योरिटाइज किया गया। ठीक है, लव फॉर नेचर। Romantic authors celebrated nature's beauty, using it for inspiration and evoke strong emotions. जो romantic authors थे ना, उन्होंने नेचर्स की ब्यूटी को डिस्कस किया, उसके साथ इंस्पिरेशन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस को इवोक किया। ठीक है, नेचर वाजंट just a background, it symbolized freedom, spirituality and the sublime, providing powerful source of मेटाफोरिकल। अच्छा, लव फॉर नेचर में क्या था? रोमांटिक ऑथर्स ने वो नेचर्स की ब्यूटी को सेलिब्रेट किया, राइट, और उसके बाद इंस्पिरेशन और लोगों में ना स्ट्रॉन्ग इमोशंस को इवोक किया। तो नेचर वो कहता है कि ये सिर्फ एक जस्ट बैकग्राउंड प्रोवाइड नहीं, बल्कि ये एक सिंबलाइज करता है फ्रीडम को, स्पिरिचुअलिटी को, और इसके साथ साथ सब्लाइम और मेटाफोरिकल एक्सप्रेशंस। अच्छा, मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन में क्या होता है कि हम अपनी मीनिंग को कन्वे करते हैं सिंबॉलिक और या इमेजिनेटिव वे में, राइट। मेटाफोर्स जो होते हैं ऑब्वियसली ना हो के ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें जो है ना एक थिंग को डिस्क्राइब किया जाए दूसरी टर्म्स के साथ रिलेट करके। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि टाइम इज अ थीफ, राइट। तो ये एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है। वो किस तरह से है कि हम टाइम को कंपेयर कर रहे हैं थीफ के साथ। वो इस तरह से कि टाइम जो है हमारे पास हमारे मोमेंट्स को स्टील करता है, राइट, हमारी जिंदगियों से मोमेंट्स को स्टील कर रहा है, चुरा रहा है, राइट। तो ये हमारे पास एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन होगा। अच्छा, इन शॉर्ट वी कंसीडर मेटाफोर्स ऐसे पावरफुल टूल्स हैं, ठीक है, लैंग्वेज में, जो कि डेप्थ, मीनिंग और क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव लिटरेरी इनोवेशंस। तो रोमांटिक एरा में कौन कौन सी लिटरेरी इनोवेशंस हुई? सबसे पहले था एम्फेसिस ऑन सब्जेक्टिविटी। अच्छा, दो टर्म्स होती हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिविटी और एक होता है सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में ये होता है कि हम जो है ना टू द पॉइंट चीजों को लेके चलते हैं, राइट। उसमें हम अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस और या पर्सनल आइडियाज वगैरह को अटैच नहीं करते। और जबकि सब्जेक्टिविटी होती है वो इंडिविजुअल्स पे बेस करती
तो हर पर्सन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना उसका एक उसकी थॉट्स होती हैं, उसकी फीलिंग्स होती हैं। तो सब्जेक्टिविटी जो होती है ना, वो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ठीक है। रोमांटिक राइटर्स prioritize the individual subjective experience, placing a strong focus on personal emotions, desires, and perspectives. They sought to capture the unique essence of each person's inner worlds, exploring the depth of human consciousness and the richness of individual feelings. मीन्स है कि इसमें सब्जेक्टिविटी पे फोकस करके हर पर्सन की जो इनर फीलिंग्स, उनके थॉट्स और आइडियाज है, उनको प्रियोरिटाइज किया गया, ठीक है, उनको तरजीह दी गई। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और किस तरह से इन थॉट्स और फीलिंग्स जो हैं वो एक रोमांटिक लिटरेचर में रोल प्ले करते हैं, उस पर फोकस किया गया, ठीक है। दिस emphasis on subjectivity marked a departure from the more objective and rational approach of the preceding enlightenment era. अच्छा, जब सब्जेक्टिविटी पे emphasis आया ना, तो इसने एक डिपार्चर पैदा कर दिया, ठीक है, चीज़ों में। मीन्स उसे एक डिफरेंस, एक लाइन, क्लियर कट लाइन लगा दी कि जबकि इनलाइटमेंट एरा में हमारे पास ये था ना कि ऑब्जेक्टिव था और रैशनल अप्रोच थी हमारे पास, लोगों का जो माइंडसेट था वो रीजंस और साइंटिफिकली लोग सोचते थे, ठीक है। जबकि जो रोमांटिक एरा है उसमें तो टोटली चीज़ों को लोगों का जो माइंडसेट चेंज हो गया, ठीक है। लोगों ने सब्जेक्टिव वे में चीज़ों को सोचना शुरू कर दिया और थॉट्स और फीलिंग्स को ज़्यादा फोकस किया गया, बजाय इसके कि लोग ऑब्जेक्टिवली रीजंस और लॉजिक के थ्रू मीन्स से चीज़ों को लेके चलें, ठीक है। तो ये था हमारे पास एम्फेसिस ऑन सब्जेक्टिविटी। यूज ऑफ सिंबलिज्म। अच्छा, लिटरेचर में जो रोमांटिक्स थे ना, उन्होंने सिंबलिज्म का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके जरिए सिंबलिज्म के जरिए ये हुआ कि हमारे पास जो डीपर मीनिंग्स थे ना, वो सिंबलिज्म के थ्रू कन्वे होने लगे। राइटर्स ने जो ना सिंबल्स यूज की एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को, इमोशंस और फिलोसफिकल कंसेप्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। अच्छा, हमारे पास जैसे कि एग्जांपल है इन ऑड टू ऑटम बाय जॉन कीज। वन प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ सिंबलिज्म इज द पोर्ट्रेयल ऑफ राइपनिंग फ्रूट्स इन द पोएम। इसमें जो राइपनिंग फ्रूट्स जो है ना एज अ सिंबलिज्म के तौर पे यूज किया गया, जैसा कि एप्पल्स हो गए और गोर्स। अच्छा, गोर्स जो है ना कि ये भी एक किस्म का एडिबल फ्रूट ही कह लें, जो कद्दू होता है ना, कद्दू के खानदान से ताल्लुक होता है इनका। तो ये मुख्तलिफ शक्लों और साइज़ों के हो सकते हैं, ठीक है। उसने इसमें जो सिंबलाइज उसने किया है कि जब ऑटम का सीज़न जो होता है ना वो अपने पीक पे आता है, तो एप्पल्स जो हैं और गोर्स जो हैं वो राइपन हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो इस तरह से उसने इसको सिंबलाइज किया, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास फ्री वर्स, रोमांटिक एंड एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स। जो रोमांटिक पोएट्स थे ना, उन्होंने एक न्यू वे ऑफ राइटिंग को इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, फ्री वर्स क्या होती है? फ्री वर्स एक ऐसी फॉर्म ऑफ पोएट्री होती है जिसमें ना हमारे पास कोई हम स्पेसिफिक राइम स्कीम, मीटर या स्ट्रक्चर वगैरह को फॉलो नहीं करते, ठीक। अच्छा, जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ पोएट्री थी उसमें स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो किया जाता था, रिदम को, राइम को, ठीक है। जबकि जो फ्री वर्स होता है इसमें जो पोएट्स हैं ना उनको फुली फ्रीडम हासिल होती है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो फ्री वर्स में ये होता है कि पोएट्स जो है ना वो लाइंस को ब्रेक कर सकते हैं, सेंटेंजा की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स उसमें यूज कर सकते विदाउट एनी कंस्ट्रेंट के। तो दिस चेंज लेट देम टू बी मोर क्रिएटिव एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ इन देयर ऑन यूनिक वेज। तो रोमांटिक एरा में जो फ्री वर्स का कंसेप्ट था ना, इसने लिटरेचर को मजीद एक क्रिएटिव बना दिया। जैसा कि हमारे पास ये एग्जांपल है, पॉइजन ट्री बाय विलियम ब्लेक इज एन एग्जांपल ऑफ पोएम written in the free verse. In free there is no strict time scheme and meter. So जैसे कि हमारे पास है, I was angry with my foe, I told it not, my wrath did grow. तो the lines don't follow a table pattern of and rhyme schemes or specific rhythm structure. तो ये जो लाइन है ना, इनमें कोई स्पेसिफिक राइम स्कीम या स्पेसिफिक रिदमिक स्ट्रक्चर वगैरह हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो ये एक फ्री वर्स की एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। सो व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी ऑफ रोमांटिक एरा? तो इंडिविजुअलिज्म एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पहले नंबर पर हमारे पास आता है। तो रोमांटिक पीरियड में जो पीपल जो थे ना, वो आइडियाज़ को वैल्यू देते थे, हर पर्सन के आइडियाज़ को, और इसके साथ साथ वो फ्रीली अपनी एक्सप्रेशंस को क्रिएटिवली एक्सप्लेन कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट क्या है? दिस थिंकिंग चैलेंज द रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस सेट बाय सोसाइटी। पीपल बिगेन टू सी द वैल्यू इन बीइंग डिफरेंट एंड एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स इन देयर ओन वे। अच्छा, इम्पैक्ट ये आया कि हर पर्सन जो है ना, उनकी थॉट्स और जो फीलिंग्स थी वो दूसरों से डिफरेंट थी। सोसाइटी में इसे एक मेजर इम्पैक्ट आया। एप्रिसिएशन ऑफ नेचर एंड कन्वर्सेशन। रोमांटिक लिटरेचर मेड पीपल पे मोर अटेंशन ऑन द ब्यूटी ऑफ नेचर। रोमांटिक लिटरेचर ने जो था वो ब्यूटी ऑफ नेचर पे ज़्यादा एम्फेसिस किया था, ठीक है। तो राइटर्स ने जो था वो लैंडस्केप और सेलिब्रेटेड द वंडर्स ऑफ नेचुरल एलिम वर्ल्ड को डिस्क्राइब किया। तो इम्पैक्ट क्या है? दिस एप्रिसिएशन फॉर नेचर इन्फ्लुएंस अर्ली एफर्ट्स टू टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट। पीपल स्टार्टेड टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग नेचर फॉर फ्यूचर जनरेशंस। जो लोगों में जो है ना वो इम्पोर्टेंस पैदा हुई कि फ्यूचर में जो आने वाली नस्लें हैं ना, जनरेशन हैं, उनके लिए कि नेचर को हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स वगैरह के बारे में भी लोगों में अवेयरनेस पैदा हुई। सो नेक्स्ट वी हैव कंपैरेटिव एनालिसिस। अच्छा, रोमांटिक पीरियड से पहले आता है हमारे पास इनलाइटमेंट एरा, ठीक है। तो इनलाइटमेंट वाज लाइक अ टाइम व्हेन पीपल सेड लेट्स यूज आवर ब्रेन्स टू फिगर आउट थिंग्स, इट फोकस ऑन रीजन, साइंस एंड लॉजिक टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। इनलाइटमेंट वी ऑल नाउ के जो लोगों को जो माइंडसेट था ना, वो रीजन पे था, साइंस पे था, और लोग चीज़ों को लॉजिकली डील करते थे, ठीक है, लॉजिकली अंडरस्टैंड करते थे। जबकि जो रोमांटिक पीरियड आया उसमें क्या था कि एक ब्रस्ट ऑफ फीलिंग्स थी, इमेजिनेशन थी, और इसमें क्या था, इट वॉज ऑल अबाउट सेइंग लेट्स फॉलो आवर हर्ट्स एंड एक्सप्रेस आवर सेल्फ, कि अपनी दिल की सुनो और अपने आप को एक्सप्रेस करो। इसमें इस तरह का था रोमांटिक एरा में, ठीक है। व्यू ऑफ द वर्ल्ड, people during the enlightenment era believed that if everyone used their brains and follow reason, society would become fair and everyone would be equal। इनलाइटमेंट एरा में जो थे ना लोग, उनका ये मानना था कि अगर हर कोई जो है वो अपनी ब्रेन को यूज करे और रीजन को फॉलो करे, सोसाइटी उनकी एक अच्छी सोसाइटी बनेगी, डेवलप होगी, और हर पर्सन को इक्वालिटी मिलेगी, ठीक है। जबकि जो रोमांटिक पीरियड में था, इसमें ये था कि इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग देयर हेड्स, पीपल इन द रोमांटिक पीरियड स्टार्टेड ट्रस्ट देयर इमोशंस। रोमांटिक पीरियड में बजाय इसके कि लोग सिर्फ अपनी माइंड को फॉलो करें, रोमांटिक पीरियड में ना उन्होंने अपनी इनर इमोशंस पे भी ट्रस्ट किया। उन्होंने जो हर पर्सन की यूनिकनेस और उनकी जो इंडिविजुअलिटी पे फोकस किया, हर पर्सन की इंडिविजुअल थॉट्स और फीलिंग्स को भी इम्पोर्टेंस दी, ठीक है, रोमांटिक पीरियड में। राइटर्स फोकस्ड on social and political issues using reason and logic to discuss and improve society। जो राइटर्स का जो फोकस था ना, वो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पे था, ठीक है, रीजन पे था, लॉजिक पे था। और उसमें थीम्स क्या थी, बुक एंड राइटिंग वर ऑफन अबाउट हाउ गवर्नमेंट्स शुड बी फेयर, और तो किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो एक अच्छी गवर्नमेंट हो सकती है, सोसाइटीज किस तरह से वगैरह को यूज करते हैं प्रॉब्लम्स जो होती हैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। जबकि जो रोमांटिक पीरियड था उसमें क्या था हमारे पास के एक ब्रस्ट ऑफ इमोशंस और पर्सनल स्टोरीज थी। राइटर्स जो थे उन्होंने शिफ्ट हो गए बिग सोशल और पॉलिटिकल टॉपिक से पर्सनल एक्सपीरियंसेस की तरफ, इमोशंस की तरफ, और मैजिकल और मिस्टीरियस पार्ट्स ऑफ लाइफ की तरफ, और दे वर मोर इंटरेस्टेड इन द इंडिविजुअल, और वो ज़्यादातर जो थे वो इंडिविजुअल थॉट्स पे, इनर फीलिंग्स पे, ठीक, और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे इंटरेस्टेड थे ज़्यादा, बजाय इसके वो साइंटिफिकल चीज़ों को लेके चले, ठीक है। So that was the comparative analysis of both Enlightenment era and the Romantic era. So this is all about the Romantic period, in which we discussed in detail introduction, notable works, and then characteristics, comparative analysis, and what was the impact on society. So if you guys have any query about this topic, you can ask me in the comment section. So in the next video we will discuss about the Victorian era. So stay connected with this channel and subscribe as well.